हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई आज हम बात करने जा रहे हैं डिटेल अबाउट आयरन मेटाबॉलिज्म। आज आयरन मेटाबॉलिज्म का पूरा डिटेल कंसेप्ट मैं आप लोगों को बताऊंगा। एक काम क्या करो, पहला ये स्क्रीनशॉट ले लो इसका, और इफ़ यू हैव एनी अदर मोबाइल देन ये फ़ोटो उसमें ट्रांसफ़र करके और उसमें देखो। भाई लोग स्क्रीनशॉट ले लो और चलो इस माइंड ब्लोइंग कंसेप्ट का शुरुआत करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो जब हम आयरन की बात करते हैं ना, आयरन दो टाइप का होता है। एक होता है हीम आयरन और एक होता है नॉन हीम आयरन, और उसे इनऑर्गेनिक आयरन भी कहा जाता है। हीम आयरन जो है वो आता है नॉन वेजिटेरियन फूड से, मतलब जो मांस, मछली, मीट, एग योल्क, वो सबसे आता है हीम आयरन। और जो इनऑर्गेनिक आयरन और नॉन हीम आयरन होता है वो आता है वेजिटेरियन फूड से। आप ऐसे याद कर सकते हो कि एक में हीम है, एक में नॉन हीम है, और एक में नॉन वेजिटेरियन है, एक में वेजिटेरियन है। इसका मतलब जिसमें एक नॉन आ गया उसमें फिर नॉन नहीं आएगा, मतलब नॉन वेजिटेरियन फूड में हीम आयरन होगा और वेजिटेरियन फूड में नॉन हीम आयरन होगा, मतलब किसी एक में ही नॉन आना चाहिए। इतना तो हो गया। और हीम आयरन जो नॉन वेजिटेरियन फूड में होता है वो होता है Fe+2 में मिलता है, मतलब फेरस फॉर्म में मिलता है। और ये नॉन इनऑर्गेनिक आयरन और नॉन हीम आयरन होता है वो फेरिक फॉर्म में मिलता है, मतलब Fe+3 में पाया जाता है। जब हम कोई खाना खाते हैं तो वहाँ पर नॉन हीम आयरन होगा और हीम आयरन होगा। इफ़ वी आर वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन बोथ खाते हैं तो क्या होता है कि हीम आयरन जो होता है वो हमारे बॉडी में बेटर एब्जॉर्ब होता है। मतलब इफ़ हमने 15 सपोज़ कुछ अमाउंट नॉन हीम आयरन खाया, मतलब हीम आयरन खाया, नॉन वेजिटेरियन फूड खाया, सपोज़ 15 मिलीग्राम आया हमारे बॉडी में, तो उसमें से ये 10-20% हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है। ये हीम आयरन, Fe+2 वाला आयरन जो होता है ना, वो 10-20% एब्जॉर्ब होता है हमारे बॉडी में। लेकिन ये जो नॉन हीम आयरन होता है ये 1-2% मात्र एब्जॉर्ब होता है। और कहाँ पर एब्जॉर्ब होता है वो बाद में आएगा। इतना पहले याद करो कि ये हीम आयरन होता है वो अच्छा एब्जॉर्ब होता है, मतलब ज़्यादा एब्जॉर्ब होता है, और ये नॉन हीम आयरन होता है ना वो कम एब्जॉर्ब होता है। इफ़ हम लोग 15 मिलीग्राम दोनों सेम अमाउंट का खाना खाए ना, तो ये हीम आयरन जो होगा वो ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा, लेकिन ये नॉन हीम आयरन होगा वो कम एब्जॉर्ब होगा। ये तो हो गया फूड सोर्स के बारे में, मतलब कहाँ से आयरन आता है। फिर हम खाते हैं और वो आएगा थ्रू माउथ एंड रीचेज टू द स्टोमक। स्टोमक में आके आया, उसके बाद स्टोमक में से आता है ड्यूडिनम में। एंड हम लोगों को पता है कि आयरन एब्जॉर्ब कहाँ पर होता है, ड्यूडिनम एंड अर्ली जेजुनम। मतलब ड्यूडिनम में तो होता ही है, लेकिन ड्यूडिनम के जो अगला वाला पार्ट होता है ना उसमें भी होता है अर्ली जेजुनम। ये दोनों हो गया आयरन एब्जॉर्ब, यहाँ ये दोनों पार्ट से होता है हमारे बॉडी में। ड्यूडिनम में आया है, और ये हमें पता है हीम आयरन हो गया Fe+2 में और नॉन हीम आयरन हो गया Fe+3 में। ये दोनों आया, और ये अब यहाँ से तो एब्जॉर्ब होगा ये ड्यूडिनम के वाल से। ये ड्यूडिनम के वाल में भी एक मैकेनिज्म होता है, इसीलिए ये ड्यूडिनम के वाल को यहाँ पर मैंने एक्सटेंड किया हुआ है। ये पूरा जो है ना ये ड्यूडिनम का वाल है, ये पूरा ये हो गया एपिकल पार्ट ऑफ ड्यूडिनम, ये हो गया वैसोलेटरल साइड, ये हो गया ड्यूडिनल के सेल, मतलब जो बीच वाला पार्ट होता है ना ड्यूडिनम का, ये पूरा ये इतना पार्ट है ये पूरा, बुझ रहे हो ना। क्या हो गया कि Fe+3 भी आया और Fe+2 भी आया। Fe+2 और Fe+3 यहाँ पर ये पार्ट ये यहाँ है। ये आ गया। तो यहाँ पर क्या, ये जो हीम आयरन है ना, हीम आयरन नॉन वेजिटेरियन जो फूड से आता है, इसके लिए डायरेक्ट ट्रांसपोर्टर होता है, उसे हम लोग कहते हैं हीम ट्रांसपोर्टर। तो हीम ट्रांसपोर्टर में से ये डायरेक्ट आ जाता है, क्योंकि ये Fe+2 में है और वो कुछ नहीं बुझो, डायरेक्ट ये हीम आयरन के लिए एक डायरेक्ट ट्रांसपोर्टर होता है जिसमें कुछ नहीं करना पड़ता, वो डायरेक्ट आ सकते हैं भीतर। हीम आयरन आ गया भीतर। लेकिन ये नॉन हीम आयरन जो है ना उसमें एक मैकेनिज्म होता है, ये Fe+2 में होता है, और इसका ट्रांसपोर्टर जो होता है रिसेप्टर, ट्रांसपोर्ट इसे करता है ड्यूडिनम के भीतर, मतलब ड्यूडिनम के प्लाज्मा में और सेल में। तो उसका नाम है DMT1। इसका मतलब हो गया डाईवैलेंट मेटल रिसेप्टर। मतलब ये क्या करता है कि ये डाईवैलेंसी जो, मतलब हम लोग वैलेंसी का मतलब था है वैलेंसी, जो डाईवैलेंस वाला मेटल होता है ना उससे मात्रा ये भीतर आने देता है। ये DMT1 डाईवैलेंट नाम ही से है, डाईवैलेंट मेटल रिसेप्टर, मतलब डाईवैलेंट मेटल मात्रा ये रिसीव करता है। तो यहाँ पर लेकिन हमें तो नॉन हीम आयरन जो है हमारा, यहाँ पर देखो नॉन हीम आयरन जो है हमारा वो तो Fe+3 में है, लेकिन यहाँ पर Fe+2 मात्रा जाने देता है ये DMT1। क्या होता है कि जो ये Fe+3 है ना उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा Fe+2 में। तो यहाँ पर एक मैकेनिज्म होता है, मतलब एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, उसे हम लोग कहते हैं साइटोक्रोम बी रिडक्टेज। मतलब साइटोक्रोम बी रिडक्टेज इसका नाम है, मतलब ये रिड्यूस कर रहा है ना आयरन को Fe+3 से Fe+2 में, रिडक्टेज, इसे याद कर सकते हो। यहाँ पर इसके कारण, मतलब जब इसके थ्रू पास होगा Fe+3 तो वो कन्वर्ट हो जाएगा Fe+2 में, Fe+2 में। अब ये तो एलिजिबल है यहाँ पर DMT1 से पास होने के लिए। ये Fe+2 भी आ जाएगा हमारे प्लाज्मा, मतलब ड्यूडिनम सेल के भीतर।
और अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यहाँ भीतर तो आ गया, ये भी Fe+2 भी आ गया, Fe+2 भी आ गया, और यहाँ पर एक सेल होता है जो सिक्रेट करता है एपोफेरेटिन। एपोफेरेटिन नाम का एक क्या कहते हैं उसे, प्रोटीन होता है जो एपोफेरेटिन नाम से जाना जाता है। तो जब ये आयरन आएगा ना तो इफ़ हमारे बॉडी में आयरन का कमी होगा तो ये डायरेक्ट बिना इसमें कन्वर्ट, मतलब बिना ये एपोफेरेटिन में जाए हुए ये आ जाएगा इधर, मतलब हमारे बॉडी में यूज़ होने के लिए। लेकिन इफ़ हमारे बॉडी में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ आयरन है तो ये क्या होता है कि Fe+2 ये सब है ना, वो एपोफेरेटिन में जाके एपोफेरेटिन में जाएगा, तो एपोफेरेटिन में जाके बन जाएगा फेरेटिन। मतलब क्या होता है कि यहाँ पर देखो, एपोफेरेटिन होता है, एपोफेरेटिन एपोफेरेटिन में जब आयरन बाइंड हो जाएगा ना उसे कहते हैं फेरेटिन। और इसे एक नाम भी दिया जाता है, मतलब इसका मतलब हुआ स्टोर्ड फॉर्म ऑफ आयरन। मतलब हमारा बॉडी में आयरन फेरेटिन के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, बुझ गया ना। एपोफेरेटिन प्लस आयरन मिल के बनाता है फेरेटिन। मतलब ये सफिशिएंट अमाउंट ऑफ आयरन होगा ना, वो उधर न जाकर यहाँ पर एपोफेरेटिन ने उसको कैप्चर करके बना देगा फेरेटिन, और ये एब्जॉर्ब हो जाएगा ड्यूडेनम म्यूकोसल सेल में। म्यूकोसल सेल तो पता होगा, यहाँ पर जो हमारे इंटेस्टाइन होता है, और तो यहाँ पर म्यूकोसल सेल से लाइन होता है ना, मतलब ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, स्टोमक, म्यूकोसल सेल से लाइन होता है, तो वहाँ पर ये स्टोर हो जाता है फेरेटिन। और एक बात और, जब ये फेरेटिन में स्टोर होगा ना तो ये Fe+2 यहाँ से आया है, लेकिन ये स्टोरेज फॉर्म में जब जाता है ना तो वहाँ पर आयरन होता है Fe+3। मतलब ये Fe+3 में कन्वर्ट होके एपोफेरेटिन में जाता है, मतलब एपोफेरेटिन स्टोर करता है Fe+3 को, फिर बनाता है फेरेटिन। मतलब इसका मतलब हुआ स्टोर्ड फॉर्म ऑफ आयरन फेरेटिन में कौन आयरन होता है, तो हम लोगों को कहना पड़ेगा Fe+3, मतलब फेरिक फॉर्म ऑफ आयरन प्रेजेंट होता है फेरेटिन में। सो यहाँ पर नाम ही में देखो फेरी, मतलब फेरेटिन, मतलब Fe+3 प्रेजेंट होता है। सो अब ये इतना अगर तुम लोग नहीं बुझा ना तो यहाँ पर मैं एक और फिगर लेके आया जो हर एक बुक में दिया जाता है। सो अब इसको देखो, यहाँ पर ये जो है ना, यहाँ पर देखो, ये हो गया हमारे मतलब ड्यूडेनम जहाँ पर मतलब एब्जॉर्ब हो रहा है ना, ये हो गया ड्यूडेनम का एपिकल पार्ट, और ड्यूडेनम वॉल और बेसोलेटरल साइड। सो क्या होता है, यहाँ पर आया तो यहाँ पर देखो, हीम आयरन के लिए डायरेक्ट एक रिसेप्टर है, उसे कहते हैं मतलब हीम रिसेप्टर, वो डायरेक्ट Fe+2 चला जाता है भीतर। लेकिन जो नॉन हीम आयरन होता है Fe+3 वाला, यहाँ पर उसके लिए रिसेप्टर जो होता है वो होता है डाईवैलेंट मेटल रिसेप्टर, जो कि डाईवैलेंसी वाला मेटल को मात्र मतलब रिसीव करता है। सो उसके लिए वहाँ पर मतलब जो एपिकल पार्ट होता है ना ड्यूडेनम का, वहाँ पर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है साइटोक्रोम बी रिडक्टेज, जो आयरन को रिड्यूस करके Fe+2 में लाता है। सो नाउ ये डाईवैलेंट मेटल रिसेप्टर Fe+2 को तो जाने देगा, तो यहाँ पर आ गया और भीतर आया दोनों, ये भी Fe+2 में है, ये भी Fe+2 में है। तो इफ़ बॉडी में आयरन कमी है तो ये दोनों डायरेक्ट चला जाएगा अगाड़ी बॉडी में सप्लाई होने के लिए। लेकिन इफ़ बॉडी में सफिशिएंट आयरन है तो क्या होगा कि Fe+2 जो है ना वो Fe+3 में कन्वर्ट होगा, यहाँ भी Fe+2 है जो Fe+3 में कन्वर्ट होगा, और जो ड्यूडेनम का न्यूक्लियस और सेल होता है वो सेक्रेट करता है एपोफेरेटिन। तो एपोफेरेटिन में जाके ये आयरन स्टोर हो जाएगा, देखो यहाँ पर Fe+3 में। सो एपोफेरेटिन प्लस Fe+3 को हम लोग फेरेटिन कहते हैं, फेरेटिन में चला जाता है, विच इज कॉल्ड स्टोरेज फॉर्म ऑफ आयरन। मतलब क्वेश्चन में जब पूछा जाएगा विच इज द स्टोरेज फॉर्म ऑफ आयरन, तो वी हैव टू से फेरेटिन। तो इतना बुझ गया। आप देखो यहाँ पर ये Fe+2 वाला डायरेक्ट आ जाता है, और इफ़ बॉडी में आयरन का कमी हुआ ना, मतलब सप्लाई भी कम है और बॉडी में कम है, तो ये स्टोरेज फॉर्म ऑफ आयरन भी ब्लड में जाता है, मतलब ट्रांसफर होकर यूज़ होता है। इसलिए तो हम लोग स्टोर किए रहते हैं ना, कि बाद में जब कमी होगा तो जैसे ग्लाइकोजिन स्टोर होता है, तब ग्लूकोज से कमी होता है तो वो ग्लाइकोजिन कन्वर्ट होकर ग्लूकोज में जाता है ना। तो यहाँ पर देखो ये फेरेटिन में स्टोर हुआ रहता है, अब बॉडी में कमी होने के बाद ये फेरेटिन भी आयरन मतलब आयरन एज ए आयरन यूज होता है। सो ये यहाँ पर आएगा, तो अब ये जो बेसोलेटरल साइड है ना वो डायरेक्ट कनेक्ट होता है ब्लड वेसल में। देखो ब्लड वेसल ये जितना है ना वो अब आ गया ब्लड वेसल। तो अब इस फिगर में देखो ये जो इतना है ना, जो ये मैंने इतना में बुझा दिया, मतलब हर एक बुक में ये फिगर रहता है डिटेल में। सो मैंने ये भी लाया था आप लोगों के लिए, पूरा डिटेल में बुझाऊंगा, आप लोग टेंशन मत लो, मतलब पूरा क्लियर कंसेप्ट। इफ़ बॉडी में आयरन का कमी है, मतलब ये सफिशिएंट अमाउंट ऑफ आयरन प्रेजेंट नहीं है, तो ये डायरेक्ट फेरेटिन में कन्वर्ट नहीं होकर डायरेक्ट ब्लड और मतलब आगे बढ़ता है, मतलब ब्लड में आता है। एक बात, आयरन हमारी बॉडी में चाहिए ही क्यों? क्योंकि हम लोगों को पता है आयरन प्रेजेंट होता है हेमोग्लोबिन में, होता है ना हेम प्लस ग्लोबिन। तो हेमोग्लोबिन के लिए आयरन चाहिए, और हेमोग्लोबिन के फंक्शन क्या है? ऑक्सीजन कैरी करना। तो इफ़ आयरन इज मतलब इफ़ आयरन का बॉडी में कमी हो गया तो हेमोग्लोबिन का कमी हो गया, हेमोग्लोबिन कमी हो गया मतलब ऑक्सीजन हमारे टिश्यू में सफिशिएंट अमाउंट में नहीं जा रहा है, उसके कारण से क्या होगा? एनीमिया होगा। तो इसी का ही कहते हैं आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। आयरन डिफिशियंसी एनीमिया इसी को बोलते हैं, बुझा ना। सो इसलिए आयरन हमारी बॉडी में चाहिए। सो अब यहाँ पर ये ड्यूडेनम है, और यहाँ पर ड्यूडेनम के बाद मैंने कहा था कनेक्ट क्या रहता है, मतलब ड्यूडेनम के वेसोलेटरल साइड में ब्लड वेसल में जाना पड़ेगा, तब ना आयरन ट्रांसफर होगा बोन मैरो में और बनेगा आरबीसी है वो लो हेमोग्लोबिन। तो
यहाँ पर क्या रहता है कि ड्यूडिनम और ब्लड वेसल में एक ट्रांसपोर्टर रहता है, जहाँ जैसे कि यहाँ पर क्या कहता है ड्यूडिनम के सेल में जाने के लिए एक ट्रांसपोर्टर था ना, डाइवैलेंट मेटल रिसेप्टर ट्रांसपोर्टर 1, वैसा ही यहाँ पर होता है प्रेजेंट एक ट्रांसपोर्टर, जो कि ये ड्यूडिनम में से आयरन को ट्रांसफ़र कर देते हैं ब्लड वेसल में। सो इस ट्रांसपोर्टर का नाम है फेरोपोरेटिन। फेरोपोरेटिन ये डाइवैलेंट मेटल रिसेप्टर DMT1 और इसका नाम है फेरोपोरेटिन। ऐसे याद करो, मतलब हम लोग किसके ट्रांसपोर्ट कर रहा है, आयरन को, और कहाँ पर, भीतर। सो फेरोपोर्ट मतलब ट्रांसपोर्ट कर रहा है, और इन मतलब भीतर। तो ऐसा डिवाइड करके याद कर सकते हो, आयरन पोर्ट यानी इन, फेरोपोरेटिन। तो यहाँ पर आ गया Fe+2 आया, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास Fe+2 के फॉर्म में आया था सभी आयरन, और ये स्टोरेज फॉर्म भी जब आता है ना इधर, तो Fe+2 के फॉर्म में ही रहता है। तो Fe+2 यहाँ पर आया, लेकिन ये Fe+2 ब्लड वेसल में आने के बाद ही इसे Fe+3 में कन्वर्ट होना पड़ता है। सो यहाँ पर Fe+2 फिर से जाना पड़ेगा Fe+3 में कन्वर्ट होना पड़ेगा। सो अब Fe+2 को Fe+3 में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास एक और रिसेप्टर, मतलब एक और एंजाइम रहता है यहाँ पर वैसोलेटरल साइड ऑफ ड्यूडिनम में, उसे कहते हैं हम लोग सेरुलोप्लाज्मिन और हेपेस्टिन। नाम याद करो, सेरुलोप्लाज्मिन और हेपेस्टिन, और इसका एक मतलब और नाम भी कह सकते हैं, जैसे यहाँ पर हम लोग ने कहा था ना साइटोक्रोम बी रिडक्टेज, तो यहाँ पर हम लोग वैसा ही कह सकते हैं फेरो ऑक्सीडेज। मतलब ये क्या कर रहा है, आयरन को ऑक्सीडाइज कर रहा है ना, तो फेरो ऑक्सीडेज हम लोग कह सकते हैं। लेकिन ये नाम याद करो, इसका नाम क्या है, सेरोप्लाज्मिन और हेपेस्टिन। सो ये दोनों नाम हो गया, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है यहाँ पर। सो जब ये Fe+2 इसके थ्रू पास करेगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा Fe+3 में। लेकिन अब आप लोग पूछोगे कि Fe+3 में क्यों कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर देखो, जब RBC बनता है और हेमोग्लोबिन, तो वहाँ जो हेमोग्लोबिन में हमारे पास Fe+2 ही रहता है ना, Fe+2 प्रेजेंट होता है हेमोग्लोबिन में। हम लोग पढ़ते हैं ना, इफ़ Fe+2 गेट कन्वर्टेड इनटू Fe+3 इट इज कॉल्ड मेथ हेमोग्लोबिन। ये तो नॉर्मल कंडीशन, मतलब कोई डिजीज कंडीशन होता है। तो हमारे नॉर्मल कंडीशन क्या है, हेमोग्लोबिन में प्रेजेंट होता है Fe+2। तो यहाँ पर तो हमारे पास ब्लड में Fe+2 आ गया है, तो इसे लेकर डायरेक्ट चला जाएगा ना बोन मैरो में बनाने के लिए। लेकिन क्यों Fe+3 में कन्वर्ट कर रहा है, ये एक मतलब कंसेप्ट वाला बात है। क्योंकि देखो, सबसे पहले तो इतना बुझो कि जो ये फ्री फॉर्म ऑफ आयरन होता है ना, फ्री आयोनिक फॉर्म ऑफ आयरन दैट इज मतलब Fe+2 हो या Fe+3 हो, यही दोनों फॉर्म में आयोनिक फॉर्म में होता है। इफ़ ये फ्री कहीं पर है ना, तो ये दिस इज हाईली टॉक्सिक टू आवर बॉडी, हाईली टॉक्सिक होता है। मतलब ये RBC को डैमेज कर सकता है, RBC को, सेल वाल को, और ये ड्यूडिनम वाल को डैमेज कर सकता है, स्टोमक वाल मतलब ब्लड वेसल, इंडोथेलियम को डैमेज करता है, इंडोथेलियम को डैमेज कर देगा। सो ये इतना तो हो गया पता कि Fe+2 और हो या Fe+3, ये फ्री मतलब किसी मतलब अकेला ही घूम रहा है ना, तो ये हाईली टॉक्सिक हो जाएगा हमारे बॉडी के लिए। सो इसे तो हम वैसा ही नहीं छोड़ सकते। Fe+2 तो आया, तो ये डायरेक्ट Fe+3 में कन्वर्ट होना पड़ता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक इसे Fe+3 को बाइंड होना पड़ेगा एक प्रोटीन में, उसका नाम है ट्रांसफेरिन। तो इसके साथ ये बाउंड हो जाएगा, तो ये फ्री फॉर्म में भी नहीं रहा, अब बाउंड फॉर्म में आ गया, आयरन बाउंड फॉर्म में आ गया, तो टॉक्सिक से भी बचा लिया ट्रांसफेरिन। और ट्रांसफेरिन का काम क्या है कि ये Fe+3 को, जहाँ पर ये जाना है ना Fe+3 को, मतलब आयरन को, वहाँ पर ये ट्रांसफेरिन उसे ट्रांसपोर्ट करता है। मतलब इसका काम हो गया ट्रांसपोर्ट ऑफ आयरन कौन करता है, ट्रांसफेरिन। देखो, ट्रांसफेरिन मतलब ट्रांसपोर्ट किसका था, आयरन का, बुझा। सो तो Fe+2 में क्यों नहीं ट्रांसपोर्ट करता, क्योंकि देखो यही तो, इसलिए हमें Fe+3 में कन्वर्ट करना पड़ता है, क्योंकि ये ट्रांसफेरिन है ना, जो फेरिक फॉर्म को मात्र एक्सेप्ट करता है। मतलब ट्रांसफेरिन Fe+3 को मात्र अपने साथ बाइंड होने देता है। मतलब ट्रांसफेरिन Fe+3 वाला आयरन का, मतलब फेरिक फॉर्म ऑफ आयरन को सिर्फ अपने साथ बाइंड होने देता है और फिर ट्रांसपोर्ट करता है। तो ये ट्रांसपोर्ट के लिए और टॉक्सिक के बचाने के लिए इसे Fe+3 में कन्वर्ट होना पड़ेगा, तभी ये ट्रांसफेरिन के साथ बाइंड होएगा। सो ये उसी के लिए ये सेरोप्लाज्मिन हेपेस्टिन होता है यहाँ पर, जो Fe+2 को Fe+3 में कन्वर्ट कर देता है। अब ये ट्रांसफेरिन आएगा, इसके साथ बाइंड हो जाएगा। और यहाँ पर देखो, क्योंकि ये मतलब आयनिक फॉर्म, फ्री आयनिक फॉर्म हाईली टॉक्सिक होता है ना, इसके लिए जब एक आयरन आया ना, जितना आयरन आएगा हमारे बॉडी में, उससे कहीं ज़्यादा ट्रांसफेरिन प्रोटीन वहाँ पर प्रेजेंट होता है। जैसे एक आयरन को बाइंड करना है ना, तो हमारे पास यहाँ पर तीन ट्रांसफेरिन प्रोटीन प्रेजेंट होगा। इफ़ मतलब ये सपोज Fe+3 कभी बढ़ी आ गया, सो सेम अमाउंट में रहेगा, तो वो तो Fe+3 एक फ्री फॉर्म में रिमेन मतलब बच जाएगा, और ये बॉडी के लिए टॉक्सिक होता है। सो हमारे नेचुरली बॉडी में क्या होता है कि जितना भी आयरन आ जाए, उससे ना कहीं ज़्यादा ट्रांसफेरिन प्रोटीन ब्लड में प्रेजेंट होता है, कि एक भी आयरन फ्री फॉर्म में नहीं रहे उसके लिए। तो क्या होता है कि एक आयरन के लिए ना हमारे पास 3 ट्रांसफेरिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। इसका मतलब हो गया, जो ट्रांसफेरिन का मतलब आयरन ट्रांसफेरिन का सेचुरेशन लेवल होता है ना, सेचुरेशन ऑफ
ट्रांसफेरिन वो होता है 33%। जब एक आयरन आ गया, और एक बात, ये जो ट्रांसफेरिन प्रोटीन होता है ना, उसमें उसमें कैपेसिटी होता है 2 आयरन को, मैक्सिमम 2 आयरन को मतलब ये बाइंड कर सकता है, मैक्सिमम 2 आयरन को। तो एक करते हैं 2 और ये 3 रह गया तो हो गया, मतलब इसका कैपेसिटी कितना है 6 बाइंड करने का, है ना, ये 3 का। लेकिन ये यहाँ पर 2 भी है, 2 आयरन आया है, फिर भी यहाँ पर 3 ट्रांसफेरेंट प्रोटीन प्रेजेंट है। जो एसिड जब हम सेचुरेशन लेवल निकालेंगे ना, तो इसका मतलब होता है 33%। सेचुरेशन लेवल ऑफ ट्रांसफेरिन 33% हो गया। तो अब ये मतलब बाउंड तो हो गया ट्रांसफेरिन के साथ, ये Fe+3 बाउंड हो गया। अब ये बाउंड फॉर्म ऑफ ये आयरन है ना, उसे कहाँ जाना है, तो वो मतलब जहाँ पर इसका नीड होगा ना, वो ट्रांसफेरिन वहाँ पर ये Fe+3 को ले जाएगा। सपोज यहाँ पर RBC फॉर्मेशन के लिए सफिशिएंट आयरन है, तो ये ट्रांसफेरिन उसे Fe+3 को स्टोरेज के लिए ले जाएगा। सो सपोज यहाँ पर अब हमें आयरन सफिशिएंट नहीं है RBC फॉर्मेशन के लिए, तो ये ट्रांसफेरिन ले जाएगा हमें बोन मैरो में, क्योंकि बोन मैरो में RBC फॉर्म होता है और हेमोग्लोबिन के लिए आयरन चाहिए। सो ये ट्रांसफेरिन अब यहाँ देखो, यहाँ ये ले जाएगा। लेकिन एक बात, इस ट्रांसफेरिन को कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर बोन मैरो है, मतलब यहाँ पर इसका नीड है, और यहाँ पर लीवर है, वहाँ स्टोरेज होगा इस आयरन का। क्योंकि देखो, जहाँ पर ये आयरन का काम होता है ना, मतलब नीड होता है, वहाँ पर होता है ट्रांसफेरिन रिसेप्टर। मतलब ट्रांसफेरिन का भी एक रिसेप्टर होता है, जो ट्रांसफेरिन रिसेप्टर ट्रांसफेरिन को अट्रैक्ट करता है अपने तरफ, मतलब जब नीड होगा। सो यहाँ पर अब सपोज बोन मैरो में हेमोग्लोबिन फॉर्मेशन होना है, तो ये जो RBC जब फॉर्मेशन होगा तो मतलब किस में होता है, मतलब सपोज ये एक इराइथ्रोब्लास्ट है, तो यहाँ पर ये इराइथ्रोब्लास्ट के में वाल में ना ट्रांसफेरिन रिसेप्टर प्रेजेंट होगा, और ये ट्रांसफेरिन रिसेप्टर इसको अट्रैक्ट करेगा। सपोज ये अट्रैक्ट किया और ये ट्रांसफेरिन रिसेप्टर गया, बाइंड हो गया। इसके बाइंड होने के बाद क्या होता है कि यहाँ पर ये ट्रांसफेरिन रिसेप्टर में बाइंड हो गया ट्रांसफेरिन, तो ये भीतर ना एक प्रोटीन मतलब सिक्रेट होता है, उसका नाम है क्लैथरिन्स। जो क्लैथरिन्स होता है ना, ये पूरा को भीतर मतलब अट्रैक्ट करता है, मतलब तानता है ये सभी को, मतलब ट्रांसफेरिन रिसेप्टर, ट्रांसफेरिन एंड आयरन तीनों को तानता है। एंड जिसके कारण ये इंडोसाइटोस होकर भीतर जाता है। मतलब इंडोसाइटोसिस आप लोग बुझते हैं, मतलब पूरा ये मतलब यहाँ पर क्या होता है कि ये पूरा जो है ना, मतलब बाहर का ये इतना पार्ट ये पूरा पूरा भीतर खींच लेगा, मतलब वी कैन से पूरा भीतर खा लेगा, मतलब ये पूरा। और ये इसका और इंडोसाइटोसिस में हेल्प कौन करता है, क्लैथरिन्स याद रखिए, क्लैथरिन्स के कारण ये खींचता है और ये पूरा तीनों चीज़ भीतर चला जाता है। भीतर जाने के बाद क्या होता है कि हमें तो सिर्फ आयरन चाहिए था, तो ये जो ट्रांसफेरिन रिसेप्टर है और ट्रांसफेरिन है, वो दोनों फिर से बाहर आ जाएगा थ्रू एक्सोसाइटोसिस, मतलब ये बाहर आ जाएगा और ये आयरन यहाँ पर फ्री हो जाएगा। और ये आयरन अब यहाँ पर आ गया, तो अब ये आयरन का काम क्या है, तो आयरन का काम है हमें हीम फॉर्मेशन करना। हीम फॉर्मेशन कहाँ पर होता है, मतलब वी नो हीम फॉर्मेशन मतलब आधा माइटोकॉन्ड्रिया और आधा साइटोप्लाज्म में होता है, वो तो हमें पता ही है। तो मैं हीम पाथवे भी पूरा आप लोगों को दिखाऊंगा, पहले ये बुझो। ये आयरन आ गया, तो ये अब हीम पाथवे में जाकर हीम बनाएगा, और वहाँ पर ग्लोबिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। सो ये फॉर्मेशन ऑफ मतलब ये हीम बन जाएगा, तो हीम और ग्लोबिन दोनों मिलकर बनाता है हेमोग्लोबिन, मतलब हीम और ग्लोबिन मिलकर। तो ये हीम कैसे बनता है, तो वो देखो पहला। सो हीम कैसे बनता है, वो था होने के लिए हमें हीम पाथवे को देखना पड़ेगा। मतलब ये जो है ना, यहाँ पर हीम पाथवे पूरा चल रहा है, और उसका कारण एज अ रिजल्ट हीम को फॉर्मेशन हो रहा है। सो हीम पाथवे बुझना बहुत जरूरी है। सो हीम पाथवे मतलब हीम सिंथेसिस, ये में क्या होता है कि हीम फॉर्मेशन ना आधा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और आधा साइटोप्लाज्म में होता है। सो पहले हीम क्या है वो बुझो। हीम एक 4 पायरोल रिंग है, मतलब वहाँ पर पायरोल का 4 रिंग प्रेजेंट होता है विद द मेटल इन द सेंटर, मतलब वहाँ पर मेटल बीच में और पायरोल रिंग 4 प्रेजेंट होता है, उसे कहते हैं हम लोग हीम। तो हीम में आयरन भी प्रेजेंट हो सकता है, Cu+2 भी प्रेजेंट हो सकता है, Mg+2 भी प्रेजेंट होता है, एनी मेटल उसका नाम से इसका नाम मतलब डिफरेंट आएगा। सो इफ आयरन प्रेजेंट होगा उसे कहते हैं हम हीम। सो अब प्रोसेस देखो कैसे बनता है हीम। तो हीम का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर से। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, ये जो ग्लाइसिन है एमिनो एसिड, और ग्लाइसिन जब बाइंड होता है सक्सिनल कोएंजाइम से, तो ये बनाता है ALA, मतलब एमिनो लिवोलिनिक एसिड बनाता है। तो और यहाँ पर जो इंजाइम चाहिए, मतलब वो मैं शॉर्टकट में कह देता हूँ इंजाइम, ये तो बायोकेमिस्ट्री का पार्ट हो गया, लेकिन फिर भी सुन लो। यहाँ पर हमारे ये दोनों बाइंड होने के लिए चाहिए β6, मतलब सॉरी विटामिन 6 का जरूरत होता है, और इंजाइम तो हमें चाहिए, ये तो मतलब हर एक साइकिल में इंजाइम होता है, वो तो था ही है, मतलब हम बोटनी से पढ़ते आ रहे हैं, रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस में सब में क्रेब्स साइकिल, ये ग्लाइकोलाइसिस, ये लोग। तो यहाँ पर ये हीम सिंथेसिस आज हम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर बन क्या रहा है ALA, सो इंजाइम का नाम है ALA सिंथेटेज, और यहाँ पर एक CO2 निकलेगा, ALA सिंथेसिस, क्योंकि ALA बन रहा है इंजाइम। अब ये एक स्टेप होकर ये बाहर चला जाता है। सो क्या होता है कि 2 मतलब अब ये डेल्टा ALA था ना, वो
2 मॉलिक्यूल्स 2 डेल्टा एमिनो लिविनिक एसिड मिल के बनाता है पोर्फोबिलिनोजेन पीबीजी, मतलब पोर्फोबिलिनोजेन बनता है। और उसके लिए 2 वाटर यहाँ से आता है और वी नीड, मतलब जो एंजाइम होता है ना उसका नाम है ALA डिहाइड्रेटेज, मतलब इसका डिहाइड्रेटेज मतलब वाटर निकल रहा है ना उसके कारण से आया है डिहाइड्रेटेज, मतलब ALA डिहाइड्रेटेज। जब वाटर निकालोगे ना, इन प्रेजेंस ऑफ जिंक चाहिए इसमें, जिंक की मदद से, तब वो बनता है पोर्फोबिलिनोजेन। बुझ रहे हो? पोर्फोबिलिनोजेन क्या है? पोर्फोबिलिनोजेन क्या है, मतलब एक पायरोल रिंग है, उसमें अमाइन ग्रुप अटैच है, उसको कहते हैं हम पोर्फोबिलिनोजेन। बुझा? मतलब वन मोनोपायरोल में NH2 अटैच होता है, उसे कहते हैं पोर्फोबिलिनोजेन। और ये जब पोर्फोबिलिनोजेन कन्वर्ट होता है हमारे हाइड्रोक्सिल मिथाइल बिलेन, HMB, हाइड्रोक्सिल मिथाइल बिलेन। तो ये पोर्फोबिलिनोजेन को हाइड्रोक्सी मिथाइल बिलेन में कन्वर्ट करने के लिए एंजाइम की जरूरी होता है, वो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उस नाम है PBG डी एमिनेज, मतलब ये पोर्फोबिलिनोजेन था PBG, पोर्फोबिलिनोजेन डी एमिनेज। और HMB सिंथेटेज, क्योंकि देखो हाइड्रोक्सिल मिथाइल बिलेन बन रहा है HMB, सो HMB सिंथेटेज, इसका डीएमिनेज हो रहा है तो PBG डीएमिनेज, HMB बन रहा है तो HMB सिंथेटेज। और इसका एक और नाम है, वो है यूरोपोरफायरिन 1 सिंथेटेज, क्योंकि यहाँ पर फिर नीचे यूरोपोरफायरिन बनता है, यूरोपोरफायरिनोजेन बनता है, सो इसका नाम दूसरा नाम भी है यूरोपोरफायरिन 1 सिंथेटेजेस। ओके, ये 3 इसका नाम हो गया एंजाइम का। अब ये हाइड्रोक्सिल मिथाइल बिलेन है। हाइड्रोक्सिल मिथाइल बिलेन क्या है कि इसमें 4 पायरोल रिंग आ गया है, मतलब ये अमाइन ग्रुप, ये जो था ना पोर्फोबिलिनोजेन PBG जिसमें पायरोल था और अमाइन था, ये अमाइन ग्रुप हट कर ये 4 प्रोफाइल रिंग, मतलब क्या है, ये अमाइन ग्रुप हट के 4 पायरोल रिंग आ गया है, मतलब 4 पायरोल रिंग आ गया है, लेकिन ये लीनियर फॉर्म में प्रेजेंट होता है। हाइड्रोक्सिल मिथाइल बिलेन है ना, ये लीनियर टेट्रा पायरोल है, मतलब 4 पायरोल रिंग है लेकिन ये लीनियरली प्रेजेंट होगा। तो अब क्या होता है कि ये जो HMB है वो कन्वर्ट होता है 2 चीज़ में, एक है यूरोपोरफायरिनोजेन 3 एंड यूरोपोरफायरिनोजेन 1। और ये कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास एंजाइम है यूरोपोरफायरिनोजेन 3 सिंथेटेज, मतलब इसे तो कुछ नहीं चाहिए, ये तो वैसा ही हो जाएगा। और 3 को सिंथेटेज करने के लिए हमारे एंजाइम चाहिए यूरोपोरफायरिनोजेन 3 सिंथेटेज, तो बनेगा यूरोपोरफायरिनोजेन 3। अब पहले यूरोपोरफायरिनोजेन 1 क्या होता है वो देख लेते हैं, फिर इसे देखते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है यूरोपोरफायरिनोजेन 3। तो ये बना हुआ यूरोपोरफायरिनोजेन 1 है ना, वो बनता है कुप्रोपोरफायरिनोजेन 1 में कन्वर्ट होता है। यूरोपोरफायरिनोजेन 1 गेट कन्वर्टेड इनटू कुप्रोपोरफायरिनोजेन 1। और ये जो कुप्रोपोरफायरिनोजेन 1 है ना, वो एक्सक्रीट हो जाता है थ्रू फीसेस। थ्रू फीसेस मतलब जब हम डिफ्लोक्टेशन करते हैं, मतलब जब हम टॉयलेट करते हैं, उसमें हमारे ये कुप्रोपोरफायरिनोजेन 1 गेट एक्सक्रीटेड, मतलब इसका काम यहीं तक खत्म हो गया, मतलब ये एक्सक्रीट हो गया, मतलब हमारे बॉडी से बाहर चला गया। अब ये कुप्रोपोरफायरिनोजेन 3 है, ये मतलब यूरोपोरफायरिनोजेन 3 था, वो कन्वर्ट होता है कुप्रोपोरफायरिनोजेन 3। यहाँ पर यूरोपोरफायरिनोजेन 1 कन्वर्ट होता है कुप्रोपोरफायरिनोजेन 1, और यहाँ पर यूरोपोरफायरिनोजेन 3 कन्वर्ट होगा कुप्रोपोरफायरिनोजेन 3 में। ये कुप्रोपोरफायरिनोजेन 3 अब फिर इंटर करेगा माइटोकॉन्ड्रिया में, यहाँ पर आ गया कुप्रोपोरफायरिनोजेन 3। तो यहाँ पर देखो कुप्रोपोरफायरिनोजेन 3 अब बनता है प्रोटोपोरफायरिनोजेन 3। ये देखो मतलब यहाँ पर इसे हॉरिजॉन्टली लिख दिया हो, प्रोटोपोरफायरिनोजेन 3 में कन्वर्ट होता है प्रोटोपोरफायरिनोजेन 3। और ये कन्वर्ट होने के लिए हमारे क्या होता है कि एक CO2 रिलीज होता है, एंजाइम है कुप्रोपोरफायरिनोजेन ऑक्सीडेज, मतलब इसको ऑक्सीडाइज कर रहा है, उसके कारण से कुप्रोपोरफायरिनोजेन ऑक्सीडेज। और यहाँ पर NADP कन्वर्ट होता है NADPH2 में। तो एंजाइम क्या है कुप्रोपोरफायरिन ऑक्सीडेज, तब कन्वर्ट होता है प्रोटोपोरफायरिनोजेन 3 में। अब ये प्रोटोपोरफायरिनोजेन 3 होता है प्रोटोपोरफायरिन 3 में, प्रोटोपोरफायरिन 3 में। देखो यहाँ पर प्रोटोपोरफायरिन 3 मैंने कहा था मतलब स्टार्टिंग में कि जब यह आयरन प्रोटोपोरफायरिनोजेन में बाइंड होता है तब हीम बना देता है। देखो आ गया हीम, तो मतलब ये अब प्रोटोपोरफायरिनोजेन में आयरन बाइंड होना पड़ेगा। सो आयरन बाइंड होने के लिए एंजाइम होता है हीम सिंथेटेज और फेरोचिलिटेज। फेरोचिलिटेज के प्रेजेंट में अब आयरन इसमें बाइंड होकर बना देता है हीम। सो ये हो गया पूरा हीम का फॉर्मेशन। मतलब इसमें मैंने कहा था आधा होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, आधा होता है, टोटल 8 स्टेप है। 4 स्टेप माइटोकॉन्ड्रिया में, 4 स्टेप साइटोप्लाज्म में। फर्स्ट स्टेप एक है, उसके बाद लगातार 4 स्टेप साइटोप्लाज्म में, और फिर 3 स्टेप माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। यहाँ पर बन गया हीम। सो ये पूरा जो स्टेप था ना वो मैंने यहाँ पर दिखाया हुआ है, ये हीम्स पाथवे, मतलब यहाँ पर हीम बन रहा है, यहाँ पर ग्लोबिन प्रोटीन है, ये दोनों मिलकर बना देगा हेमोग्लोबिन। तो अब देखो ये हेमोग्लोबिन बन गया। और ये जो मैंने कहा था ना इराइथ्रोब्लास्ट, ये तो मतलब RBC का फॉर्मेशन हो रहा था ना, मतलब इराइथ्रोब्लास्ट, अर्ली इराइथ्रोब्लास्ट, वैसा जाकर नॉर्मोब्लास्ट और रेटिकुलोसाइट्स और इराइथ्रोसाइट्स बनता है ना, मतलब RBC बनता है। और उसका भीतर तो होता है ना होमोग्लोबिन। देखो ये भीतर होमोग्लोबिन बन गया, और ये भी अब एडवांस फॉर्म में आ गया है, मतलब RBC बन गया है, टोटल RBC फॉर्मेशन हो गया इसका। तो जब RBC फॉर्मेशन हो जाएगा ये तो फिर ब्लड में आना पड़ेगा, क्योंकि RBC का मेन काम तो ब्लड ही में होता है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो ये ब्लड में आया, और हमें पता है कि RBC का लाइफ स्पेन कितना होता है 120 डेज, मतलब 4 वीक। सो जब 120 डेज हो जाता है ना, तब ये RBC को आफ्टर डिस्ट्रक्शन, मतलब जो ओल्ड RBC होता है उसे तो माइक्रोफेज खा लेता है, मतलब डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो ये 120 दिन के बाद क्या होता है कि ये हम माइक्रोफेज में चला जाता है। सो माइक्रोफेज में जाने के बाद हमें RBC का माइक्रोफेज में ओल्ड RBC, इसे डिस्ट्रॉय होना पड़ेगा। तो ये जब ये एक RBC डिस्ट्रॉय होता है ना, उसमें से 3 चीज़ निकलता है।
एक होता है मेम्ब्रेन, आरबीसी मेम्ब्रेन, एक होता है उसमें प्रेजेंट होता है प्रोटीन, और एक होता है उसमें अंदर होता है ना हेमोग्लोबिन। तो देखो भाई, मेम्ब्रेन किस किस से बना होता है? लिपोप्रोटीन, मतलब लिपिड्स एंड प्रोटीन। तो लिपिड्स तो कन्वर्ट हो जाएगा फैटी एसिड में, प्रोटीन हो जाएगा एमिनो एसिड में, ये दोनों तो बॉडी में एब्जॉर्ब हो गया। और यहाँ पर प्रोटीन भी मतलब डाइजेस्ट होकर बनेगा एमिनो एसिड, ये भी एब्जॉर्ब हो गया बॉडी में। बच गया हीम, और ये इंपॉर्टेंट है, ये मतलब ध्यान से सुना, हीमोग्लोबिन। मतलब हीमोग्लोबिन क्या कैसे बनता है? एक होता है हीम और एक होता है ग्लोबिन। तो ये ग्लोबिन फिर एमिनो एसिड है, ये तो इस बॉडी में यूज हो जाएगा, मतलब बॉडी में यूज हो गया। बच गया हीम। तो हीम में क्या होता है कि एक होता है भाई, हीम क्या कैसे बना था? मतलब हीम जब हम दिख रहे थे, हीम बना था, हीम में था पाइरोल रिंग, मतलब प्रोटोपोरफायरिन था ना, प्रोटोपोरफायरिन मतलब 4 पाइरोल बन के, तो प्रोटोपोरफायरिन प्लस आयरन था ना। यहाँ पर हीम डिस्ट्रक्शन होकर क्या बनेगा कि एक तो फ्री आयरन आएगा और एक आएगा प्रोटोपोरफायरिन, मतलब ये जो मतलब लीनियर फॉर्म में आएगा पाइरोल रिंग, उसे हम लोग कहते हैं बिलीवर्डिन पहले। और ये हमारे पास यहाँ पर तो हम अब अभी तो आयरन को देख रहे हैं, तो फिर भी मैं ये बिलीवर्डिन क्या होता है उसे भी कह देता हूँ। बिलीवर्डिन ये स्टेप कन्वर्ट होता है पहला बिलीरुबिन में, और ये बिलीरुबिन जाकर मतलब चला जाता है लीवर में, वहाँ पर ये डिस्ट्रक्शन होता है। वो तो हमें पता है, मतलब बिलीरुबिन गेट कन्वर्टेड मतलब इन डिस्ट्रॉयड इन लीवर, तो वो हो गया, मतलब बिलीवर्डिन कन्वर्ट होगा बिलीरुबिन में और वो चला जाएगा लीवर में डिस्ट्रॉय होने के लिए। तो यहाँ पर बच गया फ्री आयरन। तो फ्री आयरन, अब देखो मैंने कहा था फ्री आयरन इज हाई टॉक्सिक, तो यहाँ पर भी कोई ना कोई चाहिए इस बाइंड होने के लिए, फिर से यहाँ पर आ जाता है एपोफेरेटिन। तो ये एपोफेरेटिन अब जो मैक्रोफेज है, तो वहाँ पर तो इसका न्यूक्लियस तो होगा, मैक्रोफेज का न्यूक्लियस, तो ये जो न्यूक्लियस होता है ना, वो अब आयरन फ्री आयरन को देख के एपोफेरेटिन जल्दी से सिलेक्ट कर देता है। तो ये अब फ्री आयरन फिर से बाइंड हो जाएगा एपोफेरेटिन में, कन्वर्ट हो जाएगा फेरेटिन में, फिर से स्टोर फॉर्म ऑफ आयरन फेरेटिन आ गया, तो फेरेटिन में कन्वर्ट हो गया। और मतलब अब सफिशिएंट फेरेटिन हो जाएगा ना, तो ये क्या होगा कि एग्रीगेट हो जाएगा, मतलब बॉडी में भी सफिशिएंट है और यहाँ भी स्टोरेज फॉर्म भी सफिशिएंट हो जाएगा और डिस्ट्रॉय हो रहा है आरबीसी। तो क्या होगा कि ये फेरेटिन जो होता है ना, वो फेरेटिन एक ठाव में एग्रीगेट हो जाएगा और ऐसा एक सर्कल बना लेगा, मतलब ये सभी फेरेटिन है, फेरेटिन एग्रीगेट होकर बना लेगा एक सर्कल, उसे हम लोग कहते हैं, मतलब ये हाई मास का होगा, उसे हम कहते हैं हेमोसिड्रिन। देखो ये फेरेटिन भी स्टोर्ड फॉर्म ऑफ आयरन है, ये भी स्टोर्ड फॉर्म ऑफ आयरन है, स्टोर्ड फॉर्म, और ये हेमोसिड्रिन भी स्टोर्ड फॉर्म है, दोनों स्टोर्ड फॉर्म है। लेकिन डिफरेंस क्या है कि ये फेरेटिन है ना, ये सोलूबल होता है और ये हेमोसिड्रिन इनसोलूबल होता है, और ये इजीली मतलब फिर यूज़ हो सकता है, लेकिन ये क्रिटिकल कंडीशन आ जाएगा, मतलब फेरेटिन भी नहीं है, मतलब आयरन भी नहीं है, स्टोर्ड फॉर्म फेरेटिन भी नहीं है, तब जाकर ये हेमोसिड्रिन फेरेटिन में कन्वर्ट होकर यूज़ होगा बॉडी में। मतलब हद ये हेमोसिड्रिन यूज़ नहीं होता, बुझ सकते हो आप लोग। तो ये इनसोलूबल होता है और हाई मोलिकुलर वेट का भी होता है, ये तो पता हो गया। और एक बात और क्या है कि ये हेमोसिड्रिन जो है ना, वो हम जब स्टेनिंग करते हैं ना, तो ये हेमोसिड्रिन स्टेन लेता है, मतलब ये कलर शो करेगा हेमोसिड्रिन, लेकिन ये फेरेटिन कलर शो नहीं करेगा, क्योंकि सोलूबल है, ये इनसोलूबल है, तो ये कलर शो कर देगा, ये कलर शो नहीं करेगा, मतलब ये स्टेनेबल है, ये नॉन स्टेनेबल है। तो अब देखो यहाँ पर फेरेटिन भी है और हेमोसिड्रिन भी है, मतलब माइक्रोफेज में प्रेजेंट है। लेकिन एक प्रोसेस क्या होता है कि ये जो फेरेटिन है ना, वो माइक्रोफेज से डायरेक्ट फिर ब्लड वेसल में ट्रांसफ़र होता है, मतलब कुछ मतलब फेरेटिन यहाँ से डायरेक्ट ब्लड वेसल में भी ट्रांसफ़र होता है। और एक एक चीज़ है, देखो सीरम आयरन जो होता है ना, मतलब जो ब्लड वेसल में प्रेजेंट होता है, सीरम आयरन ना इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टोर्ड फॉर्म ऑफ आयरन, जो ये फेरेटिन है ना, उससे सीरम आयरन स्टोर्ड फॉर्म ऑफ आयरन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब क्या होगा कि जितना स्टोर्ड फॉर्म ज़्यादा होगा ना, स्टोर्ड फॉर्म जितना बढ़ेगा, उतना ही सीरम आयरन जो होता है ना, वो भी उतना ही बढ़ेगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब जितना स्टोर्ड फॉर्म है, आयरन स्टोर्ड फॉर्म में रहेगा ना, उतना सीरम आयरन भी रहेगा, मतलब ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। सो इसका मतलब क्या हुआ, कभी भी हमें जब स्टोर आयरन है कि नहीं बॉडी में पता करना होगा ना, तो हम लोग बोन मैरो का बायोप्सी, मतलब बोन मैरो का सैंपल नहीं लेंगे, जस्ट हम लोग ब्लड वेसल लेंगे और पेरिफेरल ब्लड स्मीयर बनाकर, पेरिफेरल ब्लड स्मीयर बनाकर देखेंगे कि वहाँ पर क्या कहते हैं उसे, सीरम आयरन प्रेजेंट है कि नहीं, सीरम आयरन प्रेजेंट कितना प्रेजेंट है। इफ सीरम आयरन फेरेटिन, मतलब ये फेरेटिन के फॉर्म में सीरम आयरन प्रेजेंट है हाई लेवल में, इसका मतलब स्टोर फॉर्म भी हाई लेवल में है, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यहाँ तो मैंने कहा था। और ये कम है, इसका मतलब यहाँ भी स्टोरेज फॉर्म भी कम है, तो ऐसे हम लोग जान सकते हैं स्टोरेज फॉर्म ऑफ आयरन बॉडी में है कि नहीं। बुझ गया। तो ये क्या होता है कि ये मैकेनिज्म होता है एक, जो डायरेक्ट फेरेटिन भी डायरेक्ट ब्लड वेसल में ट्रांसफ़र हो जाता है। क्योंकि अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो ये जो ट्रांसफेरिन रिसेप्टर था और ट्रांसफेरिन था, वो दोनों तीनों साइटोसिस होकर फिर ब्लड में आ गया था। तो ये जो ट्रांसफेरिन है वो वैसा ही मतलब है, घूम रहा। तो ये ट्रांसफेरिन क्या होता है, यहाँ पर आकर ये जो फेरेटिन होता है ना, उसके बाद फिर बाइंड करके फेरेटिन को, और फिर ये जहाँ पर फिर काम होता है ना स्टोरेज के लिए और फिर हेमोग्लोबिन फॉर्मेशन के लिए, फिर इसको बोन मैरो में ले जाता है। मतलब इसका मतलब बुझ रहे हो, मतलब ये एक साइकिल बन गया, मतलब यहाँ से जा रहा है आयरन, फिर आ रहा है आयरन, बुझा ना। मतलब सफिशिएंट जो हमारे बॉडी के मोस्ट ऑफ द आयरन जो होता है ना, वो ये रिसाइकल ही से आ जाता है, मतलब ये मैक्रोफेज से फेरेटिन के फॉर्म में डायरेक्ट आ जाता है फेरेटिन में, और ये डायरेक्ट रीयूज्ड, मतलब बॉडी में सफिशिएंट आयरन जो होता है वो रीयूज्ड के ही फॉर्म में हो जाता है। मतलब जो हमारे बॉडी में सफिशिएंट आयरन मतलब होता है ना, मतलब वो रीयूज के फॉर्म में ही आ जाता है। मतलब यहाँ पर देखो एक इंपॉर्टेंट बात मैं कहता हूँ,
ये बॉडी में, हमारी बॉडी में यहाँ पर देखो, मतलब ये जो बॉडी में जो हेमोग्लोबिन आरबीसी बनाने के लिए जो जितना आयरन चाहिए ना, वो मोस्ट ऑफ द आयरन ये रिसाइकल होकर ही आ जाता है। मतलब हमारे बॉडी का मोस्ट ऑफ आयरन यूज्ड फ्रॉम रिसाइकलिंग के में से आ जाता है। मतलब मोस्ट ऑफ द आयरन हमें सफिशिएंट वहीं से मिल जाता है, रिसाइकलिंग ही से, ये प्रोसेस से। लेकिन जो हम डेली बेसिस में जो हम क्या कहते हैं उसे एक्सक्रीट करते हैं ना, आयरन, देखो आयरन इज़ वन वे एलिमेंट। मतलब क्या है कि आयरन जब बॉडी में आ गया ना, तो वो एक्सक्रीट नहीं होता है, मतलब वो बॉडी में ही रहता है। इसे कहते हैं वन वे एलिमेंट। मतलब आयरन मतलब आ गया तो वो अब जाएगा नहीं। मतलब वी ईट एंड देन वी एक्सक्रीट, बट इन केस ऑफ आयरन ओनली वी ईट, आयरन इज नॉट गेट एक्सक्रेटेड। स्मॉल अमाउंट ऑफ आयरन ना हमेशा मतलब एवरी डे हमारी बॉडी से थोड़ा थोड़ा एक्सक्रीट होता है, जैसे थ्रू स्वीटिंग, फीसेस, थ्रू यूरिन, है ना, यूरिन में। सो दिस इज़ फॉर बोथ मेल एंड फीमेल। मतलब वन कितना एक्सक्रीट होता है डेली, 1 मिलीग्राम पर डे, 1 मिलीग्राम पर डे, ये तीनों में से। लेकिन फीमेल में एक केस होता है, मतलब फीमेल में तो अब मेंस्ट्रुएशन फ्लो होता है, वो तो हमें पता ही है, और ब्लड में हेमोग्लोबिन होता है, वो लॉस होगा तो आयरन एक्सेस लॉस होगा। तो इन फीमेल वी कंसीडर डेली लॉस इज 1.5 to 2 मिलीग्राम पर डे। देखो ये तीन में से तो फीमेल में भी 1 मिलीग्राम पर डे ही होता है। लेकिन जब हम मेंस्ट्रुअल फ्लो को काउंट में लेंगे ना, तो मेंस्ट्रुअल फ्लो 5 दिन का जितना लॉस हुआ ना, उसे हम 1 महीने में डिवाइड कर देंगे। 1 महीने में डिवाइड कर देंगे तो अब देखो 1 मिलीग्राम पर डे तो वैसे भी सभी में होता है, ये तीनों से, फीसेस, स्वीटिंग और यूरिन से। और ये फीमेल मेंस्ट्रुअल के कारण से अब ये पर डे रिक्वायरमेंट बढ़कर चला जाता है 1.5 to 2 मिलीग्राम पर डे। सो फीमेल में डेली रिक्वायरमेंट है 1.5 to 2 मिलीग्राम पर डे, और मेल में होता है 1 मिलीग्राम पर डे। तो देखो मोस्ट ऑफ द आयरन हमारे आरबीसी फॉर्मेशन और यूज के लिए तो ये रिसाइकलिंग प्रोसेस से चला आता है, वो तो आप लोग बुझ गए। लेकिन ये जो डेली लॉस होता है ना, डेली लॉस, वो हमारे डाइट में इतना ही, सिर्फ हमारे डाइट से हम लोगों को लेना पड़ता है। मतलब डाइट से इसको मतलब क्या कहें, कंपनसेट करना पड़ता है। डाइट से कंपनसेट होता है 1 मिलीग्राम पर डे इन मेल। तो देखो क्या मैंने यहाँ पर बोला था शुरू में कि जितना हम लोग खाते हैं ना उतना एब्जॉर्ब नहीं होता है, उसका हीम आयरन ज़्यादा एब्जॉर्ब होता है, 10-20% हम लोग खाए उसका मात्रा, और नॉन हीम आयरन 1-2%। इसका मतलब क्या हो गया कि इन मेल डेली रिक्वायरमेंट इज 1 मिलीग्राम पर डे, बट डेली इंटेक शुड बी मोर देन दिस। मतलब 10 मिलीग्राम हम लोग जब खाएंगे ना, तब 1 मिलीग्राम एब्जॉर्ब होगा, 10-20%। यस, ये तो बुझ गए ना आप। मतलब डेली इंटेक शुड बी 10 to 20 मिलीग्राम, बट द एब्जॉर्ब्ड विल बी 1 मिलीग्राम पर डे। और बेसी और थोड़ा ज़्यादा भी होया तो वो चला जाएगा स्टोर्ड फॉर्म में। लेकिन ये जो लॉस हमारे रोज़ होता है ना, वो कंपनसेट करता है डाइट से। तो बुझ गया, डेली रिक्वायरमेंट 1 मिलीग्राम पर डे, इन फीमेल 1.5 to 2 मिलीग्राम पर डे। लेकिन डेली इंटेक शुड भी 10 to 20 मिलीग्राम, यहाँ भी मतलब थोड़ा ज़्यादा कर दो, 15 to 25 मिलीग्राम पर डे होगा, करना पड़ेगा। तो हमारे बॉडी में, मतलब फीमेल के बॉडी में 1.5 to 2 मिलीग्राम पर डे आएगा। तो ये बुझिए, मतलब मैंने क्या कहा कि ये जो हम खाना खा के जो लेते हैं ना, वो लॉस को कंपनसेट मात्रा करता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द आयरन हमारे बॉडी में वो ये रिसाइकल जो प्रोसेस हुआ ना, मतलब आरबीसी डिस्ट्रक्शन फिर आया, फिर मतलब फेरेटिन आ गया, फिर यूज हो गया, ये रिसाइकल के फॉर्म में ही आ जाता है हमारे बॉडी में आयरन। तो ये अब हो गया मतलब आयरन का डिटेल स्टोरी। मतलब एक भी पॉइंट अब जो तुम एमसीक्यू करोगे ना, तो एक भी क्वेश्चन तुमसे छूटेगा नहीं। पूरा डिटेल कंसेप्ट है, पूरा क्लियर एंड कंसेप्ट। जैसे यहाँ पर एब्जॉर्प्शन, कौन सोर्स आ गया, एब्जॉर्प्शन आ गया, कहाँ से एब्जॉर्ब होता है वो मैंने कह दिया, ड्यूरेनम नॉर्लिजेजुनम। तो अब यहाँ म्यूकोसल सेल के अंदर क्या होता है वो मैंने कह दिया, कौन कौन क्यों कन्वर्ट होना पड़ता है वो कह दिया, यहाँ पर कौन कौन रिसेप्टर ट्रांसपोर्टर होता है वो कह दिया, और यहाँ पर कौन कौन रिसेप्टर होता है वो हो गया। Epi+2 को कौन कन्वर्ट करता है एपिकल पार्ट में और वैसोलेटर पार्ट में, वो हो गया। यहाँ पर क्यों फ्री फॉर्म ऑफ आयरन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये ट्रिकी क्वेश्चन है, मतलब ये भाईवा में पूछ देगा, क्यों मतलब फ्री फॉर्म में नहीं आयरन रहता है, क्यों मतलब Fe+2 जब हीमोग्लोबिन Fe+2 ही है तो Fe+3 में क्यों कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रांसफेरिन Fe+3 को एक्सेप्ट करता है। और ये ट्रांसफेरिन का प्रोसेस मैंने कह दिया। और उसके बाद बोन मैरो मतलब हीम पाथवे कह दिया। मतलब पूरा एक्स्ट्रा ही मैंने पढ़ा दिया, मतलब बायोकेमिस्ट्री भी कवर कर दिया, हीम पाथवे भी मैंने कह दिया, हीमोग्लोबिन बना, उसके बाद मैक्रोफेज में हीमोग्लोबिन का डिस्ट्रक्शन कह दिया। उसके बाद फिर से आएगा फेरेटिन, हेमोसिट्रिन, और फिर फेरेटिन आएगा ब्लड में, रिसाइकलिंग ऑफ आयरन, वो भी कह दिया। तो ये हो गया दोस्तों। आई होप यू ऑल गेट क्लियर कंसेप्ट, मतलब पूरा बुझ गया होगा। अब एक बार क्या है कि मैं देखो मैंने स्क्रीनशॉट दिया था उसमें थॉपो, और मैं लिंक कमेंट में दे दूंगा, मतलब इसका पीडीएफ, मतलब जितना मैं पढ़ा है ना वो नोट का पीडीएफ दे दूंगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि एक बार मेरा जैसा ही फिगर बनाओ और लिख लो मैंने क्या क्या बोला, पूरा मतलब कभी नहीं बिसरोगे। और अब मैं थोड़ा 5-6 एडिशनल पॉइंट भी कह देता हूँ तुम लोगों के लिए। तो देखो भाई, ये आयरन है ना, ये
टू टाइप्स ऑफ आयरन होते हैं। मैंने पढ़ा दिया है लेकिन फिर भी मैं कह देता हूँ, थोड़ा क्लियर कॉन्सेप्ट आ जाएगा। आयरन एक होता है फंक्शनल आयरन, एक होता है स्टोरेज फॉर्म ऑफ आयरन। तो ये फंक्शनल आयरन होता है वो ये होता है 80% इन द बॉडी, इन आवर बॉडी देयर इज फंक्शनल आयरन, मतलब जो फंक्शन मतलब प्रॉपर फंक्शन कर रहा है वो होता है Fe+2 के फॉर्म में, जो हेमोग्लोबिन बनाता है। मैंने कहा था ना हेमोग्लोबिन, तो ये Fe+2 के फॉर्म में होता है फंक्शनल आयरन। और स्टोरेज फॉर्म ऑफ आयरन होता है Fe+3 के फॉर्म में, वो होता है 15-20% मात्र, मतलब बॉडी में इतना स्टोर रहा होता है। तो ये फंक्शनल आयरन प्रेजेंट होता है हेमोग्लोबिन में 80%, मोस्ट ऑफ द फंक्शनल आयरन प्रेजेंट इन Fe+2 इज प्रेजेंट इन हेमोग्लोबिन। फिर होता है मायोग्लोबिन में 5%, और सम एंजाइम में लाइक साइटोक्रोम और कैटालिसिस, मतलब साइटोक्रोम एंड कैटालिसिस एंजाइम में भी आयरन फंक्शनल आयरन प्रेजेंट होता है एज Fe+2। एंड स्टोर फॉर्म में आप लोगों को पता ही है, बहुत कह दिया, फेरिटिन एंड हेमोसिट्रिन, ये दोनों याद रखना मतलब इंपॉर्टेंट है, फेरिटिन एंड हेमोसिट्रिन। तो फेरिटिन होता है हमारी बॉडी में 2/3 पार्ट। मैंने कहा था मतलब फेरिटिन बहुत हो जाए, मतलब बॉडी में एक्सेस फेरिटिन है, आयरन सप्लीमेंट भी बहुत है, काम मतलब आयरन का काम नहीं है, तब एग्रीगेट होकर बनेगा हेमोसिट्रिन, व्हिच इज लिपिड इंसोल्युबल, मतलब इंसोल्युबल मैंने कहा था। तो ये फेरिटिन होता है 2/3 पार्ट बॉडी का, और हेमोसिट्रिन होता है 1/3 पार्ट। अब एक दो पॉइंट क्या है, एक होता है, हाँ आप लोगों को याद करना पड़ेगा, हेपेस्टिन, HEPISTIN। देखो ये टर्म सब है ना, ये एक ठाम लिख लो, मतलब बहुत कंफ्यूज नहीं तो हो जाएगा फर्स्ट टाइम पढ़ोगे। जैसे कि हेपेस्टिन हो गया, अभी मैंने कहा हेमोसिट्रिन हो गया, सब ऐसा ही लगता है। यहाँ पर फेरोपोरेटिन हो गया, सब में इन है। तो ये हेपेस्टिन है ना, ये क्या है, देखो मैं ट्रिक, सब में ट्रिक भी मैंने दिया है, लेकिन देखो हैप मतलब लीवर, हेपेटोसाइट मतलब लीवर, इन मतलब ये इनहिबिट करता है। अब क्या इनहिबिट करता है वो मैं अभी कह रहा हूँ, मतलब हेपेस्टिन इज सेक्रेटेड बाय लीवर, ये इनहिबिट करता है आयरन एब्जॉर्प्शन, मतलब इसका फंक्शन, मेन फंक्शन हो गया है ये आयरन एब्जॉर्प्शन को मतलब इनहिबिट कर देता है। मतलब देखो यहाँ पर ये जो हम पढ़ाए थे ना, मतलब फेरिटिन, फेरोपोर्टिन मतलब आयरन को पोर्ट मतलब ट्रांसपोर्ट करता है इन मतलब ब्लड वेसल में। तो ये जो हेपेस्टिन होता है ना, ये आकर ये फेरोपोर्टिन को ब्लॉक कर देता है, मतलब ये ऐसे ब्लॉक कर देगा ये हेपेस्टिन, और ये एब्जॉर्ब ही नहीं होने देगा। ये कौन कंडीशन में होगा, जब आयरन बहुत है, इसका मतलब ये फ्री फॉर्म ऑफ आयरन डायरेक्ट आने का कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब बॉडी में आयरन हेमोग्लोबिन के लिए आयरन सफिशिएंट है। उस वक्त क्या होगा, हेपेस्टिन का लेवल बढ़ेगा, ये फेरोपोर्टिन को ब्लॉक कर देगा, और जो आयरन आएगा वो सभी फेरिटिन में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब डायरेक्ट ये मतलब इनहिबिट करेगा आयरन एब्जॉर्प्शन को। फिर किसको मतलब किसको ब्लॉक करके, फेरिपोर्टिन को, ये याद करना। तो हेपेस्टिन को भी हो गया है, हेपेस्टिन भी हो गया। और हेपेस्टिन में एक और चीज़ याद कर लो, इट इज़ द मेन रेगुलेटर ऑफ आयरन इन आवर बॉडी, देखो भाई सब MCQ, मतलब एक भी पॉइंट मैं छोड़ नहीं रहा हूँ, सब पूरा डिटेल में कह रहा हूँ, कुछ भी MCQ आए तो कर लोगे। हेपेस्टिन, तो हेपेस्टिन का फंक्शन था हो गया सेक्रेटेड बाय लीवर, इनहिबिट फेरोपोर्टिन ट्रांसपोर्टर, सो आयरन एब्जॉर्प्शन में ये आयरन एब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करेगा। सो दिस इज कॉल्ड मेन रेगुलेटर ऑफ, मतलब मेजर रेगुलेटर ऑफ आयरन इन आवर बॉडी, हेपेस्टिन। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। अब एक दो और पॉइंट मैं कहता हूँ, देखो ये फेरोपोर्टिन है ना, ये सिर्फ यहाँ नहीं, मतलब जहाँ देखो, वेन एवर आयरन इज रिक्वायर्ड इनसाइड द बॉडी फेरोपोरेटिन इज यूज्ड, मतलब जहाँ भी आयरन का रिक्वायरमेंट होता है ना बॉडी में, वहाँ फेरोटिन प्रेजेंट रहता है। देखो इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन प्लासेंटा, क्योंकि देखो मदर टू बेबी में जाने आयरन तो चाहिए, तो वहाँ पर बॉडी में जा रहा है, तो फिर प्लासेंटा में भी फेरोपोरेटिन प्रेजेंट रहेगा। एंड मैक्रोफेज ऑफ बोन मैरो, क्योंकि वहाँ पर भी आयरन का यूज होता है, तो वहाँ पर भी फेरोपोरेटिन प्रेजेंट रहता है। अब देखो द बाउंडेड मोलिकुल्स गेट इन्वॉल्व इनसाइड बोन मैरो एंड कॉल्ड इंडोजोम, मतलब जो मैंने यहाँ पर कहा था ना कि ये तीनों ट्रांसफेरिन रिसेप्टर हो गया, ट्रांसफेरिन हो गया और आयरन हो गया, ये तीनों इन्वॉल्व हो जाता है डायरेक्ट इंडोसाइटोसिस से भीतर, मतलब इराइथ्रोब्लास्ट में इंडोसाइटोसिस प्रोसेस जाता है। तो ये भीतर जाने के बाद इसको, मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इसको एक टर्म दिया जाता है इंडोजोम, मतलब ये तीनों जो भीतर चला जाता है ना, ये तीनों जो भीतर चला जाता है, इसको कहते हैं हम लोग इंडोजोम। देखो भाई इंडोजोम कहा जाता है ये तीनों, मतलब जब इंडोसाइटोसिस इंडोजोम, ऐसे याद रख सकते हो। अब देखो यहाँ पर फेरिटिन ऑल्सो रिमेन स्टोर्ड इन, ये मैं बुझा ही देता हूँ, मतलब ये थोड़ा पढ़ने से नहीं होगा। मैंने कहा था यहाँ पर देखो ये यहाँ पर मैंने कहा था ना, ये फेरिटिन ये मतलब ड्यूडेनम सेल में कहाँ पर स्टोर हो जाता है, तब म्यूकोसल सेल, मैंने कहा था यहाँ पर बना के म्यूकोसल सेल प्रेजेंट होता है, मतलब ड्यूडेनम में, जेजुनम में और स्टोमक में। तो उन समय ये फेरिटिन मतलब एपोफेरिटिन प्लस Fe+3 वाला फेरिटिन जाके स्टोर होता है। लेकिन देखो ये जो म्यूकोसल सेल है ना, ये हाईली रीजेनरेटिव होता है, मतलब ये 2 to 3 डेज़ के बाद इसे होना पड़ता है। 2 to 3 डेज़ के बाद ना ऑल म्यूकोसल सेल गेट शेड ऑफ, मतलब ये टूट कर मतलब नया फिर सेल आने के लिए, क्योंकि यहाँ पर एब्जॉर्प्शन हो रहा होता है, बहुत फंक्शन हो रहा होता है, फूड एब्जॉर्प्शन, एसिड आता है, क्या क्या होता है ना, तो ये म्यूकोसल सेल डेड हो जाता है। 2 to 3 लाइफ स्पेन, 2 to 3 डेज़ मात्र होता है इसका लाइफ स्पेन। उसके बाद ये टूट कर गिर जाता है और स्क्रिट आउट थ्रू, मतलब फीसेस से बाहर आता है, फीसेस से बाहर आ जाता है। तो क्या होता है कि ये जो म्यूकोसल सेल में स्टोर होता है फेरिटिन, म्यूकोसल सेल 2 to 3 डेज़ के बाद ये तो मर जाता है और सिडअप हो जाता है, मतलब टूट के गिर जाता है।
तो उसके साथ ही ये फेरिटिन भी ना बाहर आ जाता है। वही वही फीसेस में ये देखो, आयरन इज वन में मैंने कहा था, लेकिन इसमें तो स्टोर फॉर्म है, मतलब भीतर है। तो ये म्यूकोसल सेल के थ्रू फीसेस से बाहर आ जाता है। वही 1% था मेल में, और फीमेल में 1.5 to 2%, और थ्रू स्विचिंग भी थोड़ा थोड़ा था, और यूरिनेशन में भी। तो देखो फीसेस में हम लोग स्क्रिट नहीं कर रहे हैं, वो स्टोर फॉर्म ऑफ आयरन जो था ना, वो फीसेस मतलब ये म्यूकोसल सेल थ्रू स्क्रिट मात्र हो रहा है। आयरन इज वन वे, इतना याद रखना। तो फीसेस से बाहर आ गया, तो 2 to 3 डेज़ के बाद ये देखो आयरन मतलब म्यूकोसल सेल के थ्रू सिरप हो रहा है। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं क्या, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो फेरिटिन फेरिटिन कॉर्टिन फेरिटिन कॉर्टिन फेरिटिन कॉर्टिन। ये मैंने मतलब के डी त्रिपाठी फार्माकोलॉजी है ना, एसेंशियल ऑफ फार्माकोलॉजी के डी त्रिपाठी, उसमें आप देख सकते हो आयरन मेटाबॉलिज्म में ये पूरा दिया हुआ है फेरिटिन कॉर्टिन। और ये फिगर था, मैं सभी का सोर्स भी कह देता हूँ, ये फिगर था, ये है हमारे पैथो मतलब रोबिन्स पैथो में ये पूरा डिटेल में दिया हुआ है ये फिगर, रोबिन्स पैथोलॉजी। और ये तो खुद मतलब बुझाने के लिए ये फिगर बनाया है, ये भी वही रोबिन्स में से ही है सब कुछ, और फार्मा में से क्रिएटिव में से। सो भाई अब ये हो गया पूरा फुल डिटेल ऑफ आयरन मेटाबॉलिज्म, और इसी का डिफिशियंसी होगा तो उसे कहेंगे आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, कैसे हीम सिंथेसिस होता है, एवरीथिंग मतलब। तो भाई दिस इज ऑल अबाउट आयरन मेटाबॉलिज्म। आई होप यू ऑल गेट क्लियर कंसेप्ट, अंडरस्टूड एवरीथिंग। सो अब भाई कोई भी मतलब बुक पलटाओ और MCQ करो, लगाओ 20-30 सभी बन जाएगा। सो एक बार और भाई इसको स्क्रीनशॉट ले लो अच्छा से, और नोट बना लो। मैं इसको होगा तो मैं लिंक मतलब डिस्क्रिप्शन लिंक में भी रख दूंगा, जिन नोट मैंने पढ़ा है ना वो। सो एंड इफ़ यू लाइक द वीडियोस प्लीज़ मतलब सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी करिए। तो स्क्रीनशॉट ले लो, और दिस मच फॉर टुडे, टाटा बाय बाय।